नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। आगे बात करेंगे हम ज्योग्राफी के संदर्भ में वायुदाब पवनों को देख रहे थे। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब आगे की बात करेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि निवेदन क्या आप कर ही लेंगे। अब देखते हैं हेडले का नियम। कौन सा ले? हेडले। ये भी पूछा जाता है कई बार, बहुत प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिएगा, हेडले का नियम देखें। ग्लोब पर प्रत्येक अक्षांश एक वर्त होता है। प्रत्येक अक्षांश क्या होता है? एक वर्त होता है। किस तरीके से? ये अक्षांश की कोई लाइन है तो यहाँ से इस तरीके से एक वर्त का क्या होती है? निर्माण होती है। तो ये क्या हो गया? वर्त है। विषुवतरेखीय वर्त सबसे बड़ा होता है। ये जो विषुवतरेखीय वर्त यानी कि 0 डिग्री वाला होता है, ये एक वर्त होता है। ये सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना। बाकी छोटे होते हैं। दूर की ओर जैसे जैसे जाएंगे, देखिए विषुवतरेखीय का अक्षांश सबसे बड़ा हो गया, फिर दूर की ओर जाएंगे जैसे जैसे क्या होता है? कम होता जाएगा। ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक घूर्णन पूरा कर लेती है। विषुवत रेखा पर इसकी गति सर्वाधिक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती। देखिएगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। घूर्णन गति यहाँ क्या है? ये दूर पर वर्त कम होता, छोटा होता, तो यहाँ गति विषुवत रेखा पर इसकी गति सर्वाधिक होती है। क्यों होती है आपको पता है। मान के चलता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर से देता हूँ। ठीक है ना। विषुवत रेखा पर इसकी गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और दूरों पर क्या होती है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक गति होती है, यानी कि और इस दूर जिसे धीरे धीरे जाएंगे ऊपर, इसकी गति दूरों पर क्या हो जाए? कम होती जाएगी, तथा दूरों पर सबसे कम होती है। निम्न अक्षांशों पर जब पवनें सीधी रेखा में प्रवाहित होती है तो निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने से पूर्व ही वो स्थान अक्षीय गति के कारण आगे बढ़ जाता है और पवन पीछे रह जाती है। ठीक है। इसके विपरीत जब उच्च अक्षांशों में पवनें अपने निर्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाती है, इस प्रकार पवनें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विक्षेप होते हैं। विक्षेप का एक तरीके से विचलित होना ही होता है। ठीक है ना। भू विक्षेपी पवनें देख लेते हैं। भू विक्षेपी पवनों को देखें। मुक्त वायुमंडल में 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के धरातलीय घर्षण का प्रभाव शून्य होता है। जैसे जैसे 500 मीटर ऊंचाई पर गए, धरातलीय घर्षण का प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता जाता है। तो धरातलीय घर्षण का प्रभाव तो शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। अतएव हवाओं का संतुलन दबाव शक्ति तथा घूर्णन शक्ति के मध्य होता है। इस संतुलन शक्ति को भू विक्षेपी शक्ति कहते हैं। दाब प्रवणता की शक्ति तथा पृथ्वी की परिभ्रमण यानी घूर्णन की शक्ति दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रभावित करती हैं, जिसे पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती है। इन्हें भू विक्षेपी पवन कहते हैं। इन हवाओं की गति अक्षांशों के विपरीत अनुपात में बदलती रहती है। विषुवत रेखा को छोड़कर अन्यत्र इन हवाओं की गतियाँ जो है मुक्त वायुमंडल की हवाओं के समान रहती है। ये भूविक्षेपी संतुलन बहुत ही धीमे होता है। अगला है पवन का अपकेंद्री बल की बात करें। अपकेंद्री बल, पवन का अपकेंद्री बल उसकी गति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। पवन का मार्ग वक्री या वर्ताकार होने पर यह बल उत्पन्न होता है। पवन का मार्ग इस प्रकार का होगा, वक्राकार, ये बल तब उत्पन्न होता है। ये बल पवनों के वर्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र से बाहर की ओर लगता है। कौन सा? कौन सा हो गया? अपकेंद्री। अप का मतलब क्या होता है? अपकेंद्री। अप का मतलब क्या होता है? केंद्र से बाहर। अपकेंद्र का मतलब क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से दूर क्या होता है? अपकेंद्र। अप का मतलब क्या होता है? और केंद्र यानी केंद्र से दूर। तो ये क्या बल लगता है? केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। ये क्या लगता है? केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। जब कोई कण समान गति से वर्ताकार मार्ग में जो है चक्कर लगाता है, तब उस पर मार्ग के केंद्रण या आवर्तन की अक्ष की दिशा में जो बल कार्य करता है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसी बल के कारण वो कण वर्ताकार मार्ग पर चलता है। चूंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार बात करें, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। अतः जब किसी कण पर केंद्र की दिशा में एक बल कार्य करता है तो इसके बराबर विपरीत दिशा में एक दूसरा बल भी उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रीय बल जब काम कर रहा है तो इसके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर चलता है, तो इसके जस्ट विपरीत अपकेंद्रीय बल भी कार्य करेगा। कोई वस्तु सेंटर से बाहर की ओर जब कोई बल कार्य करेगा तो बाहर से सेंटर की ओर भी एक बल कार्य करेगा। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है ना। होना स्वाभाविक है ये। ठीक है। जब इनमें जब दोनों के विपरीत दिशा में एक दूसरे का बल उत्पन्न होना स्वाभाविक है, तब दूसरा बल जो है कण को केंद्र से दूर फेंकने का प्रयास करता है। ये प्रतिक्रियात्मक या बल अपकेंद्री बल कहलाता है। ऐसी स्थिति में जबकि समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं,
पवन गति पर अपकेंद्री बल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चक्रवात या प्रतिचक्रवात में ये बल उत्पन्न होता है। घर्षण शक्ति की बात करें, कौन सा, घर्षण शक्ति को देखें। घर्षण शक्ति, ये शक्ति धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक अधिक सक्रिय होती है। इससे अधिक ऊंचाई पर इस शक्ति का भाव या फिर मात्रा घटते जाने से पवनों का तिरछापन घट जाता है। धरातल के निकट स्थल के ऊपर पवनों में 25 डिग्री से 35 डिग्री तथा जल के ऊपर 10 डिग्री से 20 डिग्री तिरछापन होता है, किंतु 500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पवनें धरातल के समानांतर हो जाती हैं। इससे एकमैन सर्पिल प्रभाव कहते हैं। एकमैन का जो सर्पिल प्रभाव है क्या कहलाता है, ये इसको कहा जाता है। यानी कि तिरछापन पर डिपेंड है। धरातल के निकट स्थल के ऊपर जो पवनों में 20 से 35 डिग्री के आसपास जो है, या जल के ऊपर 10 से 20 डिग्री के आसपास तिरछापन होता है, किंतु 500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पवनें धरातल के समानांतर हो जाती है। ठीक है, पवनों का नामकरण आगे देखेंगे अगले वीडियो। नमस्कार।